हेलो एवरीवन, आई एम सोमा हेयर और आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2009 की क्लास नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। ओके, तो चलिए पहले मैंने 5 तक करवा दिया था और अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is the characteristic feature of an argument? Option number 1, it is either valid or invalid. It is neither valid nor invalid. It is either true or false. It is neither true nor false. ओके, तो पहले अपने आंसर्स लिख लीजिए और अब मैं अपने आंसर शो करती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ आइदर वैलिड और इनवैलिड। आप बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही आपको इसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, द आर्ग्यूमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ये प्रूफ करने में हेल्प करता है कि कंक्लूजन ट्रू है या नहीं। ये दो तरह का होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ईच स्टेटमेंट हैज़ अ ट्रू वैल्यू, इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो दो तरह के, जैसे कि मैंने बताया, डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव में कंक्लूजन सर्टेनली और नेसेसरली फॉलो करता है प्रीमाइसिस को, और इंडक्टिव में कंक्लूजन प्रीमाइसिस को कुछ प्रोबेबिलिटी तक फॉलो करता है। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दो तरह के होते हैं, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड आर्ग्यूमेंट में भी ये दो तरह का होता है, जैसे कि साउंड एंड अनसाउंड। ओके, और इंडक्टिव में भी ये दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसके ऑल प्रीमाइसेस ट्रू हों, और साउंड में भी स्ट्रॉन्ग में भी दो तरह का होता है, कोजेंट और अनकोजेंट। और वीक सिर्फ अनकोजेंट होता है। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जिस तरह मैंने बताया कि एक वैलिड और एक इनवैलिड होता है। वैलिड में साउंड और अनसाउंड होता है। साउंड आर्ग्यूमेंट उसे कहते हैं जिसके ऑल प्रीमाइसेस ट्रू हैं, और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट अनसाउंड होते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। In which of the following steps of research the scope for creativity and imagination is utmost? Option number 1, identifying the research problem and defining it. Option number 2, figuring out the related studies and the techniques used by other researcher. Option number 3, identifying variable and hypothesizing. Option number 4, data analysis and presentation of result. Okay, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए ठीक तरह से। अब मैं अपने क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइजिंग। क्यों ये हुआ आंसर, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाइपोथेसाइजिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी रिसर्च को करने से पहले वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं और एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। ये रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। और जैसा कि रिसर्च प्रॉब्लम में सेलेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बट इसमें क्रिएटिविटी कम होती है। बट वेरिएबल को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना और इसको हाइपोथेसिस बनाना, जो कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है और ये रिसर्च का बेस होता है, इससे ही आप सही तरह से रिसर्च कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कॉलेज टीचर does research with a view to depict the reality situation relating to home condition of students and hostel provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? Option number 1, environmental research. Option number 2, descriptive research. Option number 3, participant observation based research. Option number 4, ethnographic research. Okay, तो प्लीज़ आप एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, तो आंसर है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। ओके, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च क्या होता है? पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च का मतलब होता है ये एक ऐसा रिसर्च है जिसमें पार्टिसिपेंट को ऑब्ज़र्व किया जाता है और उससे फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन में इसी रिसर्च का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉलेज टीचर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं रियलिटी सिचुएशन को देखने के लिए कि उनके होम कंडीशन स्टूडेंट के या फिर हॉस्टल के कैसे प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो इससे टीचर्स इजली स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, तो नंबर 1 है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इंटरेस्ट इन्वेंटरी, ऑप्शन नंबर 3 एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 एप्टीट्यूड स्किल्स। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्यों हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो चलिए प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है पहले इससे जानते हैं। इट इज़ अ टेस्ट जिसमें कि पर्सन के पर्सनैलिटी को जज किया जाता है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रही हूँ, रॉस चेस, मैं लिख दे रही हूँ रॉस स्पेलिंग चेस, इंक बुक, इंक ब्लॉट टेस्ट। ओके, रॉस्टेस इंक ब्लॉट टेस्ट। उसके बाद टेट कहते हैं जैसे कि थर्मेटिक अप्रेंटिसशिप टेस्ट। ओके, और टेल मी अ स्टोरी टेस्ट। ओके, ये आते हैं। ओके, तो अब एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में समझते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट किसे कहते हैं। एप्टीट्यूड जैसे कि जॉब कैंडिडेट की एबिलिटी को जज करने के लिए उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत सारे करना, जैसे कि उसमें बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं और फिर कैंडिडेट को इसमें परफॉर्म करना पड़ता है और ये स्कोर बेस्ड होता है, इसमें मार्क कंपेयर किया जाता है। ओके, तो सेकंड भी थर्ड हो गया और सेकंड में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, चलिए सेकंड में क्या है, इंटरेस्ट इन्वेंटरी। इसे बेसिकली करियर असेसमेंट में यूज़ किया जाता है और करियर काउंसलिंग की जाती है। क्या किया जाता है, करियर काउंसलिंग किया जाता है। ओके, करियर काउंसलिंग किया जाता है। आप इस एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं बाद में, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। और इसका ऑब्जेक्ट है कि पर्सन के इंटरेस्ट को देखना। ओके, तो एटीट्यूड स्केल क्या है? एटीट्यूड स्केल है इसमें कैंडिडेट को न्यूमेरिकल स्कोर प्रोवाइड किया जाता है जो कि पीपल्स रिस्पॉन्स को ध्यान में रखकर स्केल बनाया जाता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल है, तो आप प्लीज़ नोटबुक लेके बैठें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज़ इंक्रीज बाई 1%। बाई व्हाट परसेंटेज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजेज? ऑप्शन नंबर 1 1%, ऑप्शन नंबर 2 2%, ऑप्शन नंबर 3 5%, ऑप्शन नंबर 4 4%। ओके, तो पहले एरिया ऑफ, ओके ऑप्शन ही आ गया, तो चलिए ऑप्शन से ही मैं आपको बता देती हूँ आंसर से। आंसर नंबर 2 है 2%। इसका एक्सप्लेनेशन एरिया, ओके तो चलिए एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो इसका 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर था, मैंने गलत बताया था। ओके सॉरी, 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड स्क्वायर मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 0.25 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आएगा। और इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि, क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ। ओके चलिए, तो 1% इंक्रीज़ इन लेंथ होगा, तो 1% इंक्रीज़ कर लेंगे तो 100% है, इसीलिए 100 नीचे रखेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा 0.505। ओके, तो अब न्यू एरिया इसका निकालेंगे तो इसको भी साइड स्क्वायर की तरह ही करेंगे, तो 0.505 इंटू 0.505 इक्वल टू 0.22
255,025 ये आएगा। और अब बोला गया है कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने परसेंट से एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज़ करेगा, तो परसेंटेज ऑफ एरिया स्क्वायर निकालेंगे 0.255025 माइनस 0.25 बाय 0.25 ओके। तो करेंगे इंटू 100 तो आंसर आएगा 2.01% जो कि इक्वल है 2% के ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। Point number 1, middle terms should be distributed in at least one premises. Second point, middle terms should be present in the conclusion. Third point, both premises can be particular in a valid argument. और fourth point है both premises can be negative in a valid argument. चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है C and D, ऑप्शन नंबर 2 है ओनली C, ऑप्शन नंबर 3 है ओनली A, ऑप्शन नंबर 4 है B एंड C। तो प्लीज़ आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप देख पाएंगे कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं अब आंसर शो करती हूँ। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओनली A। क्यों हुआ ये? क्योंकि रूल कहता है, सिलोजिज्म का रूल ये कहता है कि एटलीस्ट वन प्रीमाइस में, दोनों प्रीमाइस में से मस्ट मेक अ स्टेटमेंट अबाउट इंटायर क्लास जो कि डेजिग्नेटेड होता है मिडिल टर्म से ओके। नहीं तो मिडिल टर्म स्ट्रॉन्ग लिंक प्रोवाइड नहीं करेगा सिलोजिज्म के दोनों टर्म में और सिलोजिज्म का स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगा ओके। और बाकी सब पॉइंट जैसे कि मिडिल टर्म शुड बी प्रेजेंट इन कैलकुलेशन और ये तीनों जो दो हैं ये पॉइंट फॉल्स हैं ओके। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a large number of students with different performance level are there in the class for uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for a communication which is। अब टीचर कौन से कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करेंगे अपने क्लास के डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स के लिए ओके। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। टॉप डाउन एंड लीनियर, ऑप्शन नंबर 2 टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, ऑप्शन नंबर 3 इंडिविजुअल सेंट्रिक एंड ऑप्शन नंबर 4 सेल्फ प्रोजेक्टेड ओके। तो चलिए सॉल्व कीजिए, मैं आंसर दिखाती हूँ। आंसर नंबर 2 टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ओके। तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्यों है? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा मीडियम है जिसके हेल्प से हम यूनिफॉर्मली सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप और मैं कर रहे हैं अभी, मल्टीमीडिया, ईमेल, इंटरनेट ये सभी पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि सारे स्टूडेंट चाहे कहीं भी बैठे हों, सभी परफॉर्मेंस लेवल चाहे कि वो वीक हो या फिर वो स्ट्रांग हो अपने स्टडीज़ के में, लेकिन वो दोनों अपने अपने लेवल के हिसाब से वो यूनिफॉर्मली एडजस्ट कर सकते हैं। और इससे जैसे कि क्लासरूम में भी ऐसा हो सकता है और इससे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा, एजुकेशन लेने में भी हेल्प मिलती है ओके। तो टॉप डाउन क्या है? टॉप डाउन और लीनियर में है जैसे कि हायर से लोअर लेवल की तरफ, या तो फिर लीनियर में मतलब लोअर से हायर इस तरह से, या सेम मतलब एक एक करके ही जा सकते हैं। तो अगर ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और ये बहुत मतलब फॉर्मल टाइप का हो गया तो क्लासरूम में ये सूटेबल तो नहीं है। उसमें कैसे हम यूनिफॉर्मली सभी को अपने टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? ये कम्युनिकेशन क्लासरूम के लिए पॉसिबल नहीं है ओके। तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मैंने बता दिया, अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इंडिविजुअल सेंट्रिक मतलब 1 by 1 सेलेक्ट करके कम्युनिकेशन करना, इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी और कम्युनिकेशन सभी के साथ करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा ओके। तो सेल्फ प्रोजेक्टेड क्या है? सेल्फ प्रोजेक्टेड में टीचर क्या कहते हैं, अपने थिंकिंग से सेलेक्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, बट ये प्रोसेस यूनिफॉर्म नहीं है ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लास द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च is heterogeneous in nature. Which of the following sampling techniques will ensure optimum representativeness of sample units? Option number 1 simple random sampling, option number 2 stratified random sampling, option number 3 cluster sampling, option number 4 systematic sampling. Okay, तो
ये क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए कि ये रिसर्च क्या दिखा रहा है। क्वेश्चन देखिए ठीक तरह से। रिसर्च क्या है? हेट्रोजेनस इन नेचर। तो पहले ही आप जब देख ले कि हेट्रोजेनस इन नेचर है तो क्लियरली ये डिफाइन करता है कि ये एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। ओके, तो चलिए फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। आंसर नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्यों हुआ तो पहले समझ लेते हैं सबका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है और इसी से आपकी हाफ एजुकेशन हो जाएगी। अपने नेट के लिए या सेट के लिए आप कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन पेपर से ही पिछले जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर है उसी से ही बहुत बार मतलब उसी टॉपिक से क्वेश्चन सेम फॉलो नहीं करता है बट टॉपिक सेम ही रहता है। ओके, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारे पॉइंट को एक बार ठीक तरह से देख लें और समझ लें। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है। ये इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें हर इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है इंटायर पॉपुलेशन में। ओके, और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इस मेथड में कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे स्ट्रेटा बनाकर सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग इट इज़ अ म्यूचुअली होमोजेनस येट इंटरनली हेट्रोजेनस ग्रुपिंग की जाती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें nth टर्म को चूज़ किया जाता है जैसे कि 10 उसके बाद 20 मतलब 10-10 का गैप रख के या 5-5 का गैप रख के इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। Assertion: classroom communication is pre-decided by social and institutional demands. Reasons: positive educative actions should guide learners to acquire knowledge of social significance. तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन नंबर 2 बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन नंबर 3 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर 4 ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. तो चलिए आप अपने आंसर्स को कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, मैं आंसर शो करती हूँ. ओके, तो चलिए आंसर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि असर्शन में क्या है? ये ट्रू है कि क्लासरूम ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन के लिए कोई भी लेवल पे हो तो इट इज़ प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द करिकुलम एंड बाय सोशल रिक्वायरमेंट. ओके, और रीज़न भी क्या है? एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए कि सोसाइटी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को देखे जिससे कि लर्नर के लिए पॉजिटिव आउटकम आए जो कि सोशल डिमांड को भी फुलफिल करना है. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है a person buys 3 items of rupees 1500 and 2 items of rupees 1800 each from a shopping mall. On the total bill a discount of 10% is given. What is the average cost of the items? Option number 1 1000. Option number 2 1458. Option number 3 1658. Option number 4 1550. ओके, तो चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए. ओके, तो आप पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ सॉल्व करके. ओके, तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर अच्छा एक्सप्लेन मैंने डायरेक्ट कर दिया है. ओके, तो चलिए आंसर है 1458. ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ओके, तो आंसर नंबर 2 होगा 1458. एक्सप्लेनेशन है कि 3 आइटम का प्राइस क्या है देख लीजिए. 3 आइटम 1500 करके है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4500. ओके, तो चलिए 4500 आएगा. और 2 आइटम का प्राइस है 1800 तो 1800 करके 3600 तो टोटल कितना होगा? 8100. और इसमें 10% डिस्काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 810. ओके, तो अब तो इसका एवरेज कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो पहले जितना भी टोटल कॉस्ट है उसका टोटल कॉस्ट 18100 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 7290. ओके, तो एवरेज कॉस्ट 5 आइटम है, 3 + 2 5 आइटम है. ओके, तो देख लेते हैं. तो 7290 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आएगा? 14.
58। ओके, तो चलिए आप, मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, तो प्लीज़ आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितने किसके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो चलिए क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए।